तो दोस्तों कैसे हैं आप। और उम्मीद करता हूँ कि भैया आप ठीक होंगे। ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ लिया था मगध का उत्कर्ष, जिसमें हमने पढ़ लिया था हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। और नंद वंश के बाद आया था मौर्य वंश। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मौर्य काल के बारे में। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। चलो भैया, देखिए मौर्य काल पढ़ेंगे। मौर्य काल आपको पता ही होगा, जब नंद वंश का जो अंतिम राजा था वो था धनानंद। ठीक। धनानंद से जो चाणक्य का विवाद हो जाता है, यानी वो चाणक्य का अपमान कर जाता है। तो चाणक्य जो है एक शपथ ले लेता है कि जब तक इसका जो है विनाश ना कर लूँगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। इस तरीके का वो ले लेता है और नंद वंश को समाप्त कर देता है। और किसके माध्यम से? चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से। ठीक है। चलिए, क्योंकि जो धनानंद था ना, बड़ा क्रूर आदमी था वो। ठीक है। उससे जनता वैसी परेशान थी। तो चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करा और उसके थ्रू जो है मौर्य काल में जो है उसे संस्थापक एक अखंड भारत का निर्माण करा। और आप पूरे भारत में इतिहास पढ़ लो, ये चंद्रगुप्त मौर्य इकलौता राजा था जिस टाइम भारत अखंड भारत था। इतना बड़ा राज्य जो है कोई भी स्थापित नहीं कर पाया था जितना चंद्र मौर्य काल में हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू। ठीक है। चलिए, कारण चाणक्य था। यानी जब लीडरशिप अच्छी रहती है तो आप बड़े से बड़ा अचीव कर सकते हो। बात लीडरशिप की है कि लीडरशिप कैसे है। राजा तो बहुत बहुत प्रतापी हुए हैं, लेकिन गाइडेंस देने वाले जो है चाणक्य केवल इकलौता था जिसका गाइडेंस, उसके बाद तो कोई आया नहीं। ठीक है। चलिए, तो हम पढ़ते हैं मौर्य काल। देखिए मौर्य काल की क्या चीज़ है। जो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत हैं वो दो तरीके के स्रोत हैं, साहित्यिक हैं और पुरातात्विक हैं। साहित्यिक में कौन कौन से हैं? देखिए अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का जो रचना करी थी वो कौटिल्य ने करी थी। कौटिल्य यानी चाणक्य। और इनका जो है बचपन का नाम विष्णुगुप्त भी था। तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही बात है। ठीक है। अर्थशास्त्र में उन्होंने क्या बताया है, मौर्य काल में किस तरीके की राजनीति थी, कैसे कैसे राजा को काम करना चाहिए, कैसे प्रशासन को संभालना चाहिए। तो इस तरीके की ये पुस्तक थी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। एक पुस्तक है इंडिका। इंडिका की खोज, इंडिका की जो पुस्तक है वो लिखी थी मेगस्थनीज ने, और काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मेगस्थनीज जो है वो सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है। अभी आगे चर्चा करेंगे तो वो बता दूंगा। तो इंडिका का जो खोज करी वो मेगस्थनीज ने करी। और कुछ पुराण में भी हैं मौर्य काल के बारे में। पुराणों की संख्या 18 है, तो उसमें से भी कुछ पुराण है जिसमें मौर्य वंश की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है। एक किताब है जो बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछी जाती है, मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रख लो, लिख लेना अपने उसमें। वीडियो देखने का फ़ायदा तभी है तब आप नोट्स बनाओ। ठीक है। तो मुद्रा राक्षस जो है, इतना टाइम थोड़ी लगता, आधा पौन घंटे में नोट्स बन जाते हैं। ठीक है। बना ले करो। तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त ने लिखी, और इससे भी जो है मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और क्या चीज़ है भाई, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, जैसे दीप वंश हुआ, महावंश हुआ, उसमें भी जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए अब दूसरा आधार है इसका पुरातात्विक आधार, जिससे जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे उसमें अशोक के अभिलेख हैं। देखिए अशोक के कई सारे अभिलेख मिले हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें मौर्य वंश के बारे में कुछ प्रशासन व्यवस्था या कितना क्या चीज़ है वो सब लिखी हुई है। जैसे मास्की का अभिलेख था, गुर्जरा का अभिलेख था, तो उसमें जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर उसने भवन भी बनाए, काफ़ी स्तूप बनाए, गुफा थी। ठीक है। मृद भांड, बर्तन भांडे मिले। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख। तो इन सब के थ्रू जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो ये केवल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो बात करते हैं स्थापना की। तो देखिए नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था धनानंद, जो काफ़ी क्रूर वगैरह था। और इमेजिन पे, एक इमेजिन चैनल है, उस पर शो आता था चाणक्य वाला, और उससे बढ़िया चाणक्य मुझे अभी तक लगा नहीं किसी भी चीज़ का। बहुत बिकट, वो पूरा नहीं हो पाया था, बंद हो गया था, क्योंकि इमेजिन ही चैनल जो है उस टाइम उड़ गया था। तो अब वो शायद दिखा रहे हैं दोबारा। तो बहुत बढ़िया इमेजिन एक चैनल है, उस पर जो चाणक्य का वो आता था और बहुत बढ़िया रोल करा था उसमें। धनानंद का भी बहुत बढ़िया रोल था और चाणक्य का भी बहुत तगड़ा रोल था। ठीक है। उससे बढ़िया रोल अभी तक हुआ नहीं है। ठीक। तो स्थापना, नंदवंश का एक अंतिम शासक था धनानंद, उसे पराजित कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश की स्थापना करी थी। तो मौर्य वंश का संस्थापक हुए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक। चलिए,
तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में एक बहुत लंबे टाइम में जो है राज करा है। ठीक है। तो जितने भी बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं उसमें चंद्रगुप्त को ना थोड़ा सा डिबेट है, मतलब विवाद है कि बौद्ध और जैन ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया है। ठीक है, क्षत्रिय माना गया है, जबकि मुद्रा राक्षस और ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें जो है चंद्रगुप्त को शूद्र बताया गया है, मतलब उनकी वर्ण को लेकर थोड़ी सी डिबेट है। ठीक है, मतलब इतिहासकार जो है एक में सहमत नहीं है, कुछ क्षत्रिय बताते हैं, कुछ जो है उसे शूद्र बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को जो है यूनानी जो ग्रंथ हैं, क्योंकि सिकंदर का आक्रमण हुआ था धनानंद के टाइम में, तो जो यूनानी ग्रंथ है उसमें सेंडोकोटस और एंडोकोटस, भाई यूनानी ग्रंथ में वो हिंदी में थोड़ी लिख देंगे साहब चंद्रगुप्त मौर्य, तो सेंडोकोटस और एंडोकोटस जो है वो लिखा हुआ था। ठीक है, और इसकी पहचान करी विलियम जोन्स, और ये वही विलियम जोन्स है जो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना करी थी इसने 1784 में। आधुनिक भारत का इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ ये आएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी विलियम जोन्स ने। इसने क्या काम करा था, सैंडोकोटस और एंडोकोटस की पहचान जो है कि ये सैंडोकोटस और एंडोकोटस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए लिखा गया है साहब। ठीक है, तो इसने ये वाली पहचान करी थी, तो क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है कि सैंडोकोटस और एंडोकोटस कौन था, भाई चंद्रगुप्त मौर्य था। अब चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है सैंडोकोटस और एंडोकोटस के रूप में किसने करी, तो विलियम जोन्स ने करी। और विलियम जोन्स किसका उसका था, एशियाटिक सोसाइटी का जो है संस्थापक था विलियम जोन्स। 1784 में उसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। हाँ भाई देखिए सिकंदर का आक्रमण हुआ था, सिकंदर जीत भी गया था, लेकिन चाणक्य ने उसे घुमा फिरा के वापस भेज दिया था। ठीक है भाई, चाणक्य जैसा आदमी ना तो पैदा हुआ है, ना होगा और ना कभी होगा, मतलब बहुत कर्रा आदमी था। प्राचीन इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा जो बुद्धि थी, दिमाग था, वो चाणक्य के अंदर था। ठीक है, और चाणक्य अगर बाद में भी चाणक्य जैसे लोग होते तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी हमारे देश में आवे और जो है राज करे और निकल जा। ठीक है, लीडरशिप जो है गुटबाजी ज़्यादा होने लग गई थी। ठीक है, आपस में राजा एक दूसरे से लड़ते थे तो सिस्टम बिगड़ जाता था। ठीक है, चाणक्य जैसा बंदा होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, वीरता की कोई कमी नहीं थी, राजा महाराजा बढ़िया करके लड़ते थे, ये सारी चीज़ें, लेकिन भाई लीडरशिप की जो कमी थी वो बहुत ज़्यादा कमी थी। ठीक है, तो सिकंदर को उसने भेज दिया, सिकंदर चला गया। तो सिकंदर जाते हुए क्या काम करा, तक्षशिला में उसने जो है सेल्यूकस निकेटर को छोड़ दिया, सेल्यूकस निकेटर को छोड़ दिया कि भाई तू तक्षशिला का जो है वो संभाल। ठीक है, और मैं तो चला अपना। ठीक, और जाते जाते उसकी बता में किसी रोग वोग से मृत्यु भी हो गई थी। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चाणक्य ने जो है उसे जो है मतलब कुछ जहर का कांटा वगैरह लगा दिया था, या जो भी कुछ लगा दिया था, वो कि जाते जाते वो रुड़क लिया था। ठीक है, सिकंदर, और सिकंदर जीतता हुआ आ रहा था, किसी से नहीं रुका, लेकिन भाई साहब चाणक्य में जो बात थी वो खतरनाक था। ठीक है, चाणक्य जो है आगे के बहुत दूरदर्शी सोच थी उसकी। ठीक, तो सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक, तो सेल्यूकस निकेटर को जो है उसने हरा दिया, और उससे जो काबुल कंधार वगैरह मतलब अफगानिस्तान तक फैला हुआ था मौर्य साम्राज्य, काबुल कंधार वाला एरिया ले लिया। ठीक, और सेल्यूकस निकेटर जो है वो हार गया भाई। अब हार गया तो उसने अपनी पुत्री का विवाह यानी हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य साहब से कर दिया। ठीक, और उसने अपना एक राजदूत, सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज उसे दरबार में भेजा, किसके, मतलब वहीं छोड़ दिया चंद्रगुप्त मौर्य के। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि जो मेगास्थनीज है वो किसके दरबार में आया था, किसके दरबारी का राजदूत था, वो चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का जो है वो राजदूत था। ठीक है, तो ये चीज़ अपने आप देख लियो, थोड़ा सा ध्यान रखना। और इतिहासकार जस्टिन और प्लूटार्क ने बताया कि जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, वो मौर्य साम्राज्य की जो सेना थी वो 6 लाख की सेना थी। ठीक है, और 6 लाख की सेना ने उसने पूरा भारत रोन दिया था। ठीक, स्ट्रैटेजी भी थी और सारी चीज़ें थी। ठीक है, क्योंकि दिमाग चाणक्य का जो है ना बहुत कर रहा गजब ही चलता था। ठीक, और ये जस्टिन इतिहासकार हैं, इनके अनुसार क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भी मुलाकात भी हुई थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की मुलाकात हुई थी, ऐसा किस इतिहासकार का कहना है, तो ऐसा इतिहासकार का कहना है जस्टिन का। ठीक,
अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का अब लास्ट टाइम आ जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या काम करते हैं, श्रवणबेलगोला में जाते हैं। श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक में स्थित है और ये जैन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है और चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं भद्रबाहु के साथ में। और भद्रबाहु कौन था, आपने जो है जैन धर्म में मैंने पढ़ाया था आपको, वो दिगंबर शाखा। देखिए जैन धर्म की दो शाखा होती हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो दिगंबर का जो है वो था संस्थापक था भद्रबाहु, तो उसके साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में। और जैन धर्म में एक पद्धति होती है संलेखना या संतारा विधि, संलेखना या संतारा विधि, इससे उन्होंने प्राण त्याग कर दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य साहब ने। तो संलेखना संतारा विधि से जो है उन्होंने प्राण त्याग कर दिए। देखिए संलेखना या संतारा विधि है क्या, ये एक प्राण त्यागने की विधि है। इसमें उपवास रखा जाता है और तब तक उपवास रखा जाता है जब तक प्राण पखेरु ना उड़ जाए। ठीक है, तो ये जैन धर्म की है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से ताल्लुकात था उनका, तो जैन धर्म से था। ठीक, और वो भद्रबाहु के साथ गए थे, कहाँ गए थे, श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में गए थे। किस पद्धति से उन्होंने जो है अपने प्राण त्यागे थे, तो संलेखना या संतारा विधि, जो जैन धर्म की एक विधि है प्राण त्यागने की। संलेखना या संतारा बात एक ही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बात करते हैं बिंदुसार की। तो बिंदुसार का जो कार्यकाल था वो था 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व। ठीक, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बिंदुसार, इसे अमित्रघात भी कहा गया है। देखिए अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाई अमित्रघात किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का था बिंदुसार उसके लिए हुआ है। ठीक है, और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन भी कहा गया है, सिंहसेन भी कहा गया है। तो ठीक है, सिंहसेन भी इसी को ही कहा गया है, बिंदुसार को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब उस टाइम क्या चीज़ थी, तक्षशिला में विद्रोह हो रहा था। तो तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए उसने, बिंदुसार ने अपने दो पुत्रों को भेजा, एक तो सुसीम को भेजा और दूसरा अशोक को भेजा। सुसीम जो है वो असफल हो गया और अशोक सफल हो गया। इसी टाइम से ही अशोक का मतलब पता लग गया था कि भाई इसके अंदर प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने का हुनर है इसके अंदर। ठीक है, तो अशोक की जो प्रशासनिक कुशलता है वो इसके टाइम से ही जो है जाहिर हो गई थी। ठीक है, अब बिंदुसार के कुछ राजाओं के साथ संपर्क थे जो विदेश के थे। तो कहाँ कहाँ संपर्क थे, देखिए सीरिया, जहाँ आजकल बम ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बिंदुसार के जो है सीरिया का राजा था उस टाइम एंटियोकस। तो एंटियोकस से उसके संबंध थे। उसने जो है एंटियोकस से क्या काम करा कि साहब अंजीर तुम्हारे यहाँ की बढ़िया है, वही अंजीर ला के दो, अंगूरी शराब बढ़िया है, और एक दार्शनिक हमें जो है पहुँचाओ। तो उसने क्या काम करा था साहब कि भाई साहब अंजीर ले जाओ, अंजीर भी भेज दी थी, अंगूरी शराब भी भेज दी थी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा था क्योंकि उनके परंपरा के खिलाफ था। तो क्या पूछा जाता, देखिए क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता अंगूरी शराब वगैरह। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि अंजीर अंगूरी शराब या दार्शनिक की जो है बिंदुसार ने किससे मांग करी थी, तो सीरिया के राजा एंटियोकस से मांग करी थी। तो ये भी पूछा जाता है कि बिंदुसार के समय में सीरिया का राजा कौन था, तो एंटियोकस था। तो बस इससे यही बताने का मेरा उद्देश्य है कि बिंदुसार के संपर्क जो है वो सीरिया से थे, एंटियोकस थे, आपस में जो है एक दूसरे का व्यापार भी चलता था उस टाइम। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। और एक राजा से और थे मिस्र। देखिए मिस्र का राजा था टोलमी द्वितीय, या इसका दूसरा नाम ये है फिलाडेल्फस। तो कहीं कहीं आपको टोलमी द्वितीय मिलेगा, कहीं कहीं आपको फिलाडेल्फस मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय और फिलाडेल्फस से भी जो है बिंदुसार के संपर्क थे। ठीक, और फिर टोलमी द्वितीय और फिलाडेल्फस एक ही नाम है ये। ठीक है, इन्होंने एक अपना राजदूत भेजा था, डायनोसिस राजदूत भेजा था बिंदुसार के उसमें। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही बन जाएगा कि भाई डायनोसिस राजदूत जो है किसके दरबार में आया, तो बिंदुसार के दरबार में आया। किसने भेजा, तो मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय या फिलाडेल्फस ने भेजा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। चलिए देखिए अशोक के बारे में चर्चा करेंगे अब। बिंदुसार का लड़का अशोक, ये 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि 269 ईसा पूर्व और 232 ईसा पूर्व। तो अब हम बिंदुसार का देखेंगे, तो बिंदुसार का है 298 से 273। ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ ये होना चाहिए था कि यार 273 ईसा पूर्व से 232 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व है, तो बीच के 4 साल कहाँ गए। देखिए बीच के 4 साल अशोक क्या चीज़ था,
अशोक ने क्या, बीच के 4 साल हुए, अशोक ने अपने 99 जो है भाइयों में मतलब राजा बनने की होड़ लगी, तो अशोक ने अपने 99 भाई की हत्या कर दी, मतलब उन्हें मार दिया और वो राजा बन गया। तो ऐसा काफ़ी इतिहासकार इसके पक्ष में भी हैं, काफ़ी इतिहासकार इसे केवल एक मिथ्या मानते हैं, मतलब झूठ मानते हैं। तो उसमें आपस में विवाद है, तो ये 4 साल वहाँ उसके खप जाते हैं, मतलब सत्ता हासिल करने में। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और आता है कि अशोक राजा बनने से पहले मतलब कहाँ का शासन करते थे, तो अवंती के राज्यपाल थे और वहीं ये शासन करते थे राजा बनने से पहले। ठीक, चलिए कुछ पॉइंट और हैं। देखिए अशोक का नाम एक अभिलेख है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख है। इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, मतलब कहाँ से अशोक के नाम की पुष्टि होती है, तो मास्की और गुर्जरा नाम से, गुर्जरा अभिलेख जो है वहाँ से अशोक के नाम की पुष्टि होती है। और अशोक का जो एक नाम है वो देवना प्रिय है, मतलब देवों में प्रिय जो है वो अशोक है, देवना प्रिय या देवीय प्रिय, इस तरीके से अशोक के नाम की अशोक का नाम है। ठीक, अब एक महत्वपूर्ण घटना होती है 261 ईसा पूर्व में, जब वो राजा बना 269 में, और उसके 90 वर्ष बाद, 90 वर्ष में 8 वर्ष पूरे कर लिए थे, 90 वर्ष में कलिंग युद्ध, कलिंग पर उसने आक्रमण करा, और ये युद्ध ऐसा था लाखों आदमी मरा था इसमें। ठीक है, मतलब चारों तरफ खून खराबा, यही मारकाट सारी चीज़ थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन से वर्ष में कलिंग पे आक्रमण करा राज के, तो 90 वर्ष में। ठीक है, 8 वर्ष तक राज्य करा और 90 वर्ष में उसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें लाखों लोग मरे। और फिर रोते बिलखते लोगों को देख के उसने क्या काम करा, धर्म के मार्ग पे वो आ गया कि भैया अब तो मैं युद्ध का मार्ग त्याग रहा हूँ और मैं धर्म के मार्ग पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका उल्लेख मिलता है 13वें शिलालेख में। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि कलिंग युद्ध का जो है, कलिंग युद्ध त्यागने के बाद मतलब धर्म के मार्ग पर चलने का कौन से शिलालेख में मिलता है, तो 13वें शिलालेख में। और अशोक एक बौद्ध भिक्षुक से मिला जिसका नाम था उपगुप्त, उससे उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। ठीक है, तो आपको बता दूं जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म से जैन धर्म का अनुयायी बन गया था लास्ट में, और अशोक था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। तो कन्फ्यूज मत होइएगा। अब देखिए अशोक के उत्तराधिकारी भी काफ़ी हैं, तो उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता, कोई भी क्वेश्चन मतलब 0.1%, 0.2% ही पूछा जाता है। तो जो मौर्य काल का जो लास्ट जो शासक है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लास्ट मौर्य साम्राज्य का जो शासक था वो था बृहदर्थ। बृहदर्थ जो है ये अंतिम मौर्य शासक था, और इसका क्या चीज़ था, इसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। इसने इसकी हत्या कर दी थी, बृहदर्थ की हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने, जो इसका सेनापति था, और शुंग वंश की नींव चली। ठीक है, तो ये मौर्य काल का बेसिक हुआ, और मौर्य काल के प्रशासन वगैरह की उसकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि मौर्य काल थोड़ा सा बड़ा भी है और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो आप बताइए कि भैया वीडियो कैसी लगी, और थोड़ा कमेंट वमेंट करके बता दे करो। चलो अपना स्टे होम स्टे सेफ, खुश रहो आबाद रहो। चलो भैया।